स्वागत है आप सभी का आईपी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में क्लास 10th के मॉडल प्रश्न पत्र जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से हमें सॉल्व करना है। इसके पहले की वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके वो देखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दी है और आप चाहें तो फिर प्लेलिस्ट में जाके भी उसको देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और आज कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। ये जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र है, इन मॉडल प्रश्न पत्र से सभी क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है और जितने भी मॉडल प्रश्न पत्र आपके डले हैं, यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं, वो सभी आप ज़रूर देखें, सभी क्वेश्चंस तैयार करें। आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। प्रश्न पत्र के क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है, स्वयं पोषी पोषण किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। स्वयं पोषी पोषण वो कहलाता है जिसमें जो अकार्बनिक खाद्य पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, जीवधारी जो होते हैं उनको कार्बनिक भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करते हैं और अपने पोषण का निर्माण करते हैं, जिसको क्या होता है, स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि जितने भी हरे पौधे होते हैं ये स्वयं पोषी पोषण उसमें पाया जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं, अकार्बनिक पदार्थों कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। और इसमें उदाहरण में कौन आते हैं, सभी के सभी हरे पौधे आते हैं, स्वयं पोषी कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से भोज्य निर्माण नहीं कर सकते हैं, भोज्य पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकते हैं और ये क्या करते हैं, ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, विषम पोषी पोषण कहा जाता है या विषम पोषी जीव भी कहा जाता है। और इसमें उदाहरण में क्या आ जाते हैं, हमारे मनुष्य है, डॉग है, बिल्ली है, ये सभी जीवधारी जो भोजन खुद नहीं बना पाते, प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता, वो सब के सब विषम पोषी पोषण में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जनन क्यों आवश्यक है। तो किसी भी जीवधारी के लिए जनन क्यों आवश्यक है। जनन के द्वारा होता क्या है, जीवधारी अपनी ही जैसी स्पीसीज या अपने ही जैसे एक अन्य जीव का निर्माण करते हैं। तो वह अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, प्रकृति में अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं, अपने आकार को, रंग रूप को, सबको आगे ले जाना चाहते हैं, वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस कारण से जनन बहुत आवश्यक है। तो सजीवों को अपनी स्पीसीज के स्थायित्व को बनाए रखने तथा समान आकृति, रंग, रूप एवं गुणों के नए जीव उत्पन्न करने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। बस इसलिए जनन आवश्यक है ताकि वो जीव जिंदा रह सके और प्रकृति में अपने आप को बनाए रख सके। अगला क्वेश्चन है आपका, पुनरुद्भवन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। पुनरुद्भवन को कहा जाता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जैसे कि कोई भी जीवधारी है, उसके किसी अंग से या तो पूरा जीव बन जाता है। मान लीजिए उस जीव का जैसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ यदि टूट जाती है तो क्या होता है, एक उसकी कुछ समय बाद नई पूंछ आ जाती है। इस प्रकार से इसको बोला जाता है पुनरुद्भवन। या फिर जैसे एक जीव होता है जिसे बोला जाता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या करता है, ये अगर इस जीव के कितने भी खंड कर दो, छोटे छोटे, अगर आप एक जीव के 10 खंड भी कर दो तो कुछ समय बाद 10 जीव का निर्माण हो जाएगा, मतलब 10 पूरे के पूरे प्लेनेरिया आपको देखने को मिलेंगे। ये कहलाता है पुनरुद्भवन। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के किसी भाग या अंग या ऊतक का पुनर्स्थापन, मरम्मत होता है, क्षतिग्रस्त अंगों का निर्माण हो जाता है, अथवा शरीर के किसी छोटे खंड से पूर्ण शरीर का निर्माण भ्रूणी अवस्था के बाद होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे पुनरुद्भवन कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो एक तो हाइड्रा है,
और दूसरा क्या होता है आपका प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो मेंडल के द्विसंकर संकरण के प्रयोग से F2 पीढ़ी के अंतर्गत 4 प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं, जिनमें से 2 जनकों के समान होती हैं और 2 जनकों से कैसी होती हैं, भिन्न होती हैं। इस प्रकार से पता चला कि जो लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कैसे होते हैं, वंशानुगत होते हैं। अगला प्रश्न है संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान बराबर की भागीदारी में होता है, यह कैसे सुनिश्चित होता है, इसको हमें बताना है। अगर हम देखें तो लैंगिक जनन की क्रिया में जो क्रोमोसोम होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 भागों में बट जाते हैं, और निषेचन क्रिया के द्वारा नर गुणसूत्र जो कि 23 तथा मादा गुणसूत्र ये भी 23 होते हैं, ये कुल मिलाकर क्या करते हैं 46 गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, और 46 गुणसूत्र ऐसे टोटल होते हैं। इस प्रकार संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखोगे कि अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखने हैं। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, और ये सबसे पहले तो आप हजामत बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। आँख, नाक, कान एवं गले के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न की बात करते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका उत्तल दर्पण के या उत्तल लेंस के उपयोग लिखिए, वो भी कोई 2। तो उत्तल लेंस के भी यदि 2 उपयोग हमें लिखना है तो काफ़ी आसान है। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरा आदि प्रकाशिक यंत्रों को बनाने में किया जाता है। दूसरा हो सकता है आपका कि दूरदृष्टि दोष एवं जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला जो प्रश्न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है और फिर से हो सकता है आ जाए। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि वर्णक्रम को परिभाषित कीजिए। वर्णक्रम किसे कहते हैं? तो जो श्वेत प्रकाश होता है इसको अगर प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो क्या करता है, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। और अवयवी रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है, एक जो क्रम बनता है, क्योंकि श्वेत प्रकाश जो है वो 7 कलर के रंगों से मिलकर बना है, तो जो 7 कलर का क्रम बनता है उसे ही वर्णक्रम कहा जाता है। तो वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होकर विभिन्न रंगों का प्राप्त अनुक्रम वर्णक्रम कहलाता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और यह 7 रंगों का समूह वर्णक्रम कहलाता है। और ये जो 7 रंग होते हैं वो कौन से होते हैं, हम लोग एक वर्ड से याद रखते हैं, या तो इंग्लिश में जो कि विबग्योर से याद रखते हैं, और या हिंदी में जो कि वैजानी हपीनाला से हम लोग याद रख लेते हैं उसको। अगला जो क्वेश्चन है वो इसी के बारे में है आपका, और इसमें पूछा गया है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र बनाइए। तो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के जो विक्षेपण होता है, तो श्वेत प्रकाश के जो 7 रंग हैं उसका आपको चित्र बना के बताना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम ये आपको यहाँ एक प्रिज्म दर्शाया गया है, और यहाँ से श्वेत प्रकाश की किरण जा रही हैं, और ये आपके जो 7 अवयवी कलर हैं श्वेत प्रकाश के, ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। सबसे ऊपर है आपका लाल, फिर नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। बैगनी को सबसे नीचे रखा है क्योंकि इसका जो विचलन है वो अधिकतम होता है। तो इस प्रकार से हम नीचे से ऊपर साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगे कैसा, बैजानी हपी नाला के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए।
1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध उस चालक पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका ओम प्रति मीटर होता है। अगला प्रश्न है, और ये अगला जो क्वेश्चन है आपका वो आपसे पूछा गया है, किसी चालक तार के प्रतिरोध R एवं उसकी प्रतिरोधकता P में संबंध बताइए। तो एक फॉर्मूला हमसे पूछा गया है और इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रख लेना है। और ये फॉर्मूला क्या है आपका कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, अनुप्रस्थ काट से, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपॉन में आ जाएगा आपका चालक की लंबाई। तो ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि हम लोग ने आज क्वेश्चन नंबर 16 तक इस मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिया। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके पहले का वीडियो भी आप ज़रूर देखें। ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आने ही वाले हैं पेपर में, और काफ़ी अच्छा मॉडल पेपर है जो आपके MP बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही इसे बनाया गया है। जो आपका सिलेबस है, जो आपका ब्लूप्रिंट है, वो सब कुछ इसमें कवर किया गया है। तो अगर आप ये मॉडल प्रश्न पत्र ही देख लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा आपसे बनने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बिल्कुल मिस मत करें, और बाकी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी वीडियोस डाले जा रहे हैं, वो भी आप देखें। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।